औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम विटामिन B12 डिस्कस कर रहे हैं और विटामिन B12 का ये आखिरी लेक्चर है। इसमें हम कोबालामीन की डेफिशिएंसी, काजेज़ ऑफ डेफिशिएंसी और इसके साइन सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक दफ़ा बस सिंपली क्विकली इसको सम अप कर देते हैं। काजेज जो है हम इसकी एब्जॉर्प्शन में डिस्कस कर चुके हैं, काजेज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ठीक है, ये इसकी एब्जॉर्प्शन में ही हमने डिस्कस कर लिया था कि या तो प्योर वेजिटेरियन है, B12 ले ही नहीं रहा, या इंट्रिंसिक फैक्टर का इशू है, या क्यूबिलिन रिसेप्टर्स, या जिस जगह पे क्यूबिलिन रिसेप्टर्स होते हैं मींस आइलियम, उस जगह का इशू है, या इस जगह के ऊपर ओवरऑल कोई इंटेस्टाइन में पैथोलॉजी है, या ट्रांसकोबालामीन का इशू है। ठीक है, इसको डाइट्री हो सकता है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है, गैस्ट्रेक्टमी हो सकता है, आइलेक्टमी हो सकता है, ट्रांसकोबालामीन डेफिशिएंसी हो सकती है। दोबारा से देखते हैं, बाय नेम देखते हैं। परनीशियस एनीमिया जो कि ऑटोइम्यून डिजीज है, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा बाद में देखते हैं। ये जीआईटी का इशू है। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस अगेन स्टोमिक का इशू है। सर्जरी एट द पार्ट ऑफ स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिमूव्ड, गैस्ट्रेक्टमी और आइलेक्टमी जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। कंडीशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ग्रोथ और पैरासिटिक। बैक्टीरियल में भी इशू आता है, लेकिन ज़्यादा जो है पाकिस्तान में जो ज़्यादा इशू है डेट इज़ पैरासिटिक डाइफोलोबोथ्रम लेटम होता है। वो कम्पिटेटिवली जो है इस जगह के ऊपर रिजाइड करता है इंटेस्टाइन, जिसको पेट के कीड़े कहते हैं। तो यहाँ जो है वो B12 जो है वो यूज़ करता रहता है। पैरासाइट कहते ही उस फिनोमिना को है, या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाता है। बेसिकली माइक्रो तो नहीं होते ये, जो कि दूसरे के रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो B12 लिए आपने अपने रिसोर्सेज के लिए, और ये यहाँ रहकर आपकी बॉडी में ही रह के जो है आपके ही रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर दिया, डाइफिलोबैथ्रम लेटम। ठीक है, ये इस साइट के ऊपर होता है बॉडी में, वो B12 डेफिशिएंसी करता है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, पर्नीशियस एनीमिया के अलावा भी दूसरे डिसऑर्डर्स में भी B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। स्मोकिंग एंड टोबैको, जो हुक्का वगैरह है या नस्वार वगैरह जो लोग खाते हैं, उनमें भी B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। ये सलेवरी ग्लैंड के इशू क्रिएट करेंगे, और उसमें आर बाइंडर और कोबालोफिन्स वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरे तरीके से भी देख लेते हैं, हम काजेज ऑफ डेफिशिएंसी डिस्कस कर रहे हैं। ये जेपी की पिक्चर है, तो इसमें ये आइडियली जो है किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी, आयरन की है या किसी भी चीज़ की, तो ये पैटर्न आप रिमेंबर करने के लिए रख सकते हैं कि उसका इंटेक डिक्रीज है, उसकी एब्जॉर्प्शन इम्पेयर है, या उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ठीक है, चौथी ये भी हो सकती है, फोर्थ के उसका लॉस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें हो सकती है। तीन कैटेगरीज कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में डिक्रीज्ड इनटेक, वो वेजिटेरियन है, गोश्त नहीं खाते, हमें पता गोश्त का सोर्स होता है। इनएडिक्वेट डाइट, या डाइट ही पुअर है, तो उसमें भी इशू आ सकता है। इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, उसमें आगे जो है 5 काजेस जो हैं वो 5 सब हेडिंग्स हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर का हम रोल पढ़ चुके हैं, तो इंट्रिंसिक फैक्टर में कोई इशू होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर किस किस डिजीज में इशू हो सकता है, इसमें पर्नीशियस एनीमिया और गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी हमने बताया अभी, जैसे ब्रेडियाटिक सर्जरी करते हैं, स्टोमिक को सी देते हैं, गो के उस पोर्शन को नहीं सीते या स्टेपल करते जहां इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, लेकिन फिर भी कंप्रोमाइज होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, या किसी और वजह से गैस्ट्रेक्टमी करनी पड़े, कैंसर की वजह से गैस्ट्रेक्टमी करनी पड़े, या अल्सर्स की वजह से गैस्ट्रेक्टमी करनी पड़े, तो उसमें भी इशू आ जाता है। ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेजियल वेरिसेस बन जाते हैं ओल्ड, जो जब क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाता है, तो उसमें भी B12 डेफिशिएंसी आ जाती है। सेकंड, इंटेस्टाइनल डिजीजेस, आइलियम में एब्जॉर्ब होता है, तो आइलियम के जितने भी इश्यूज आएंगे उसमें B12 कंप्रोमाइज होगी एब्जॉर्प्शन। आइलियाइटिस है, आइलियल रिसेक्शन है, सिस्टमेटिक स्क्लेरोसिस है, लिम्फोमा है, उस जगह के ऊपर लिम्फोमा हो तो फिर भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। स्क्लेरोटिक पैच हो तो उसमें भी इशू आ सकता है। मेल एब्जॉर्प्शन डिफरेंट टाइप्स की होती है, लेकिन अगर कॉमनली हम बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, पेंक्रियाटिक एंजाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है
एब्जॉर्प्शन के लिए, अगर उसमें इशू आता है तो मेल एब्जॉर्प्शन के इशू है, ओवरऑल डाइटरी डेफिशिएंसी हो जाती है। इन्फेक्शन, अभी जैसे पता है फिश टेपवर्म भी कहते हैं इसको, डाइफिलोबैक्टरम लेटम, ये अगर इंटेस्टाइन में रिजाइड कर रहा है स्पेशली इलियम में, तो उसमें जो है ये कम्पिटिटिवली जो है सारा B12 जो इंसान अपने लिए लेता है ये खा जाएगा, ठीक है, पैरासिटिक एटीट्यूड। इंक्रीज रिक्वायरमेंट जो कि यहाँ भी है, यहाँ डिफरेंट ड्रग्स या प्रेगनेंसी वगैरह में इसमें भी इंक्रीज हो जाता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन डिफरेंट ऐसी हैं जिसमें इंक्रीज हो जाता है। यहाँ मोर स्पेसिफाइड ब्लाइंड लूप सिंड्रोम, इसमें ओवर ग्रोथ हो जाती है आपकी नॉर्मल फ्लोरा की और वो ज़्यादा चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देता है। डाइवर्टिकुलस्टिस ऑफ कोलन, कोलन तक वैसे बात पहुंचती नहीं है लेकिन इन्होंने लिख दी है, चले। तो आइलियम से पहले पहले जो है B12 के इश्यूज जो है वो कवर अप होते हैं। मेल एब्जॉर्प्शन जो है एल्डरली पेशेंट्स में ज़्यादा आ जाता है, सिंथेसिस के इशू है, पेंक्रियाटिक जूस के इश्यूज हैं, तो इस उन एल्डरली पेशेंट्स में B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। परनीशियस अनीमिया, परनीशियस का मतलब है डेडली। पुराने ज़माने की बात है जब ये किसी को ये अनीमिया हो जाता था तो वो कहता था इसने मरना ही है। तो परनीशियस अनीमिया इज़ अ काज ऑफ B12 डेफिशिएंसी एंड B12 डेफिशिएंसी इज़ अ काज ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। तो परनीशियस अनीमिया और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया दो सेपरेट एंटिटीज़ हैं, लेकिन परनीशियस अनीमिया जो है वो अल्टीमेटली B12 डेफिशिएंसी करता है। क्यों करता है? क्योंकि ऑटोम्यून जो ऑटो अम्यून, ऑटो मतलब अपनी, खुद ब खुद, अम्यून जो अपने सिस्टम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। 3 किस्म के एंटीबॉडीज बनाते हैं और ये तीनों किस्म की एंटीबॉडीज जो है कोई पाराइटल सेल्स को हिट करती हैं, कोई इंटेंसिव फैक्टर को हिट करती हैं। तो इनकी डिटेक्शन जो है वो परनीशियस अनीमिया का डायग्नोस्टिक पॉइंट है। एनीवेज, तो ऑटोम्यून डिस्ट्रक्शन होता है पेराइटल सेल्स का, और पेराइटल सेल्स की जब डिस्ट्रक्शन होती है तो PHI मैंने आपको एब्रीविएशन बताया था। P स्टैंड फॉर पेराइटल सेल्स, I स्टैंड फॉर इंट्रिंसिक फैक्टर, S स्टैंड फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आयरन एब्जॉर्प्शन भी कंप्रोमाइज होगी, आयरन एब्जॉर्प्शन कंप्रोमाइज होगी तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, और B12 भी जो है वो कंप्रोमाइज होगी क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। डबल डेफिशिएंसी एनीमिया, मिक्स डेफिशिएंसी एनीमिया या न्यूट्रिशनल एनीमिया इसमें होगा कि आयरन डेफिशिएंसी भी होगा और B12 डेफिशिएंसी भी होगा। आयरन डेफिशिएंसी में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होता है और B12 में मैक्रोसिटिक होता है। विटामिन B12 स्टोर्स जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टोर्स होते हैं, अनलाइक द अदर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जिनके बड़े ट्रांजिएंट से स्टोर होते हैं, स्पेशली फॉलिक एसिड जब अब हम देखेंगे तो बहुत क्विकली जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं बॉडी में, क्योंकि वो बड़े इजीली एक्सक्रीट होते रहते हैं। तो जो बॉडी में स्टोर्स होते हैं वो ओवर द सेवरल ईयर्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं। 4 to 5 मिलीग्राम जो 50% बॉडी लेती है डाइटरी सोर्सेज से, वो लिवर में स्टोर कर लेती है, ठीक है। तो ये तकरीबन सालों तक ये स्टोर्स, जबकि पॉइंट्स में जो है माइक्रोग्राम्स में डेली यूजेज है, तो जो ये 4 to 5 मिलीग्राम स्टोर्स हैं ये तकरीबन 4 to 5 ईयर्स चल जाते हैं। अब ये जो डेफिशिएंसी है वो क्यों होती है, ये जो ऊपर हमने काजेज डिस्कस किए हैं उसमें आप देख लीजिएगा। इसके बावजूद जो है B12 डेफिशिएंसी पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन है। क्लिनिकल सिम्टम्स को अगर बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम दो कैटेगरीज में करते हैं, हिमेटोलॉजिकल सिम्टम्स और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। अदरवाइज इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स बॉडी में आ सकते हैं। अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को देखें तो हेडिक हो सकता है, मिग्रेन बेसिकली होता है, मसल फटीग है, ये ATP हमने बात की थी कि ATP जनरेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एसिडीमिया, दोनों की वजह से मसल फटीग हो सकता है। बैलेंस गेट प्रॉब्लम आ जाता है, एक पर्टिकुलर गेट आ जाती है क्योंकि डॉर्सल और लेटरल कॉलम जो है ट्रैक जो है वो इफेक्ट होता है और इसमें सेंसरी लॉसेस भी आ रहे होते हैं। फिंगर नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होती है। रैपिड हार्ट बीट, ये बेसिकली हिमेटोलॉजिकल साइन से ज़्यादा कोरिलेट करता है कि एनीमिया में जो है वो आपका टैकिकार्डिया होता है। डिजीनेस या डिमेंशिया वगैरह भी इसमें आ जाता है। ये सब न्यूरोलॉजिकल फीचर है। हिमेटोलॉजिकल में भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्यों होते हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके जो दो कोएंजाइम हैं, दोनों कोएंजाइम्स की फॉर्म में किसी भी एक की डेफिशिएंसी होती है, मिथाइल कोबालामीन में या एडिनोसाइन कोबालामीन में, दोनों में जो है
ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्रिएट करता है। मतलब डिक्रीज हमने बात की थी मिथाइल कोबालामीन में कि डिक्रीज मिथ्योनिन क्वांटिटी होगी, ठीक है। मिथ्योनिन क्वांटिटी कम होगी तो SAM एसिटिनोसाइल मिथोनाइन कम बनेगा, एसिटिनोसाइल मिथोनाइन से SAH एसिटिनोसाइल होमोसिस्टीन कम बनेगा, और मीनवाइल इसमें मिथाइल ग्रुप जो ये डोनेट करता है, जो कि माइलिनेशन ऑफ नर्व्स के लिए यूज होता है, उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, यानी कि सेंसरी सिम्टम्स आएंगे। सेकंड जो है एडिनोसाइल कोबालामीन, जो हमने इसका कोएंजाइम डिस्कस किया था, उसमें भी हमने देखा था कि मिथाइल मेलानाइल कोए है, फिर उसके बाद प्रोपेनाइल कोए है, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। प्रोपेनाइल कोए जो है जो उसका इमीडिएट बैकअप है फ्रॉम द ब्रांच चेन और ऑड चेन फैटी एसिड्स जो है उनसे जो है वो उनके बाई प्रोडक्ट्स नहीं लेगा। जब उनके बाई प्रोडक्ट्स नहीं लेगा तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे फैटी एसिड्स, और ये फैटी एसिड जो है सेल मेम्ब्रेन में एक्यूमुलेट होंगे, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द नर्वस सिस्टम में भी एक्यूमुलेट होंगे, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन B12 डेफिशिएंसी में आएंगी। थर्ड जो है वो जो वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम होमोसिस्टीन लेवल के इंक्रीज होने की वजह से होता है, जिसमें इनफर्टिलिटी और थायराइड इश्यूज भी आते हैं, और थायराइड का इशू आ गया अगेन पूरी बॉडी का इशू आ जाता है। तो ये भी जो है मल्टीपल जगह के ऊपर आप B12 डेफिशिएंसी के जो अगर बाकी कुछ बुक्स में पढ़ेंगे तो उसमें होमोसिस्टीन का लेवल की वजह से भी और इशू आएंगे, और न्यूरोलॉजिकल पॉइंट जो इश्यूज हैं वो भी होमोसिस्टीन लेवल के इंक्रीज की वजह से वो भी कंसर्निंग पॉइंट है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि बड़े बड़े जो है ब्लास्ट जो है वो इमेच्योर फॉर्म है और मेगा बड़ा, ठीक है। ये बेसिकली प्योरीन्स डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो कि अल्टीमेटली डीएनए की सिंथेसिस को डिले करता है, कम नहीं करता लेकिन डिले कर देता है। तो साइटोप्लाज्मिक तो न्यूक्लियस से सिंक्रोनी होती है, आप पैथोलॉजी में दोबारा पढ़ेंगे। ये बड़ा नॉर्मल साइज है और ये बड़ा बड़ा आप साइज देखें, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक, ठीक है, ये नॉर्मल ब्लास्ट है। मेगालोब्लास्ट तो जो पिक्चर है वो हम बोन मैरो की बात करेंगे, जबकि अगर बोन मैरो इतनी इजीली हम करवाते नहीं है, तो ये मोस्ट ऑफ टाइम जब सीबीसी करवाते हैं सिंपल ब्लड टेस्ट, तो उसमें मैक्रोसिटिक अनीमिया MCV हमें बड़ा मिलेगा, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम एक पैरामीटर है आरबीसीज का, ये हमें ज्यादा मिलेगा। तो दोबारा से अंडरलाइन काज क्या है, डीएनए सिंथेसिस की फर्दर दो काजेज हैं, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी और B12 डेफिशिएंसी। डीएनए सिंथेसिस इंपेयर होगी जिसकी वजह से डिफेक्टिव न्यूक्लियर मैच्योरेशन होगी, डिले न्यूक्लियर मैच्योरेशन होगी, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होगा, और जब पेरिफेरल फिल्म में आएगा तो ये मैक्रोसिटिक अनीमिया होगा। मैनेजमेंट ऑफ कोबालामीन डेफिशिएंसी, डाइट रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, ठीक है, और सिम्टम्स के ऊपर नज़र होनी चाहिए इंसान की। यूजुअली अनीमिक जो है और न्यूरो साइकेट्रिक जो फीचर्स हैं वो दोनों इकट्ठे आ सकते हैं, ज़्यादातर अनीमिया के फीचर्स पहले आते हैं, लेकिन हमें पता है कि न्यूरोलॉजिकल जो फीचर्स हैं वो एज ए सेपरेट एंटिटी भी डेफिशिएंसी जो है उनकी आ सकती है। लेकिन अगर ये दोनों हो तो सबसे पहले अनीमिक, और अनीमिक में भी सबसे पहले जो है WBCs में इसके इश्यूज आ रहे होते हैं, वो हमें स्लाइड के ऊपर ही पता चलते हैं। एनीवेज न्यूरोलॉजिकल फीचर्स की सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जो कि हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस की हैं वो मौजूद हैं, वो आपको पता होना चाहिए। द CNS इफेक्ट आर इरिवर्सिबल, एक दफ़ा आ जाएं तो वो दोबारा ठीक नहीं होते। occurs by the mechanism that appears to be different from those described for the megaloblastic anemia, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में डीएनए सिंथेसिस का इशू होता है, जबकि न्यूरोलॉजिकल फीचर्स में इसके और इश्यूज हैं, माइलिनेशन के इश्यूज हैं, एक्यूमुलेशन के इशू हैं फैटी एसिड्स के, उस वजह से जो है ये इश्यूज आ रहे होते हैं। तो इसमें अगर किसी को मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है तो हमें बेसिकली फॉलिक एसिड और B12 दोनों देनी चाहिए। अगर हम सिंपल फॉलिक एसिड दे देंगे तो ये हम पैथवे पढ़ चुके हैं, फोलेट और जो है मिथ्योनिन पैथवे पढ़ चुके हैं। तो फॉलिक एसिड जब दे देंगे तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी को दूर करके वो फौरी तौर पे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया तो कवर कर देगा, लेकिन आप यहाँ देखें फोलिक एसिड का जो है मिथ्योनिन साइकिल से कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। B12 अगर इस केस में नहीं देंगे तो ये ज्यादा वर्स हो जाएगा, ये माइलिनेशन के इश्यूज ज्यादा वर्स हो जाएंगे। तो आइडियली स्पीकिंग पहले रूल आउट कर लें कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है या B12 डेफिशिएंसी है। अगर नहीं रूल आउट कर सकते, थोड़ा सा महंगा काम हो जाता है,
तो हमें दोनों इकट्ठे दे देने चाहिए। फोलिक एसिड अकेला नहीं देना चाहिए, सिंपल ये समझ के फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से मैक्रोसिटिक अनीमिया है। ये पॉइंट समझना है तो पूछ लीजिएगा, इजी पॉइंट है लेकिन वाइवे में पूछ लेते हैं। आइडियली स्पीकिंग इंजेक्शन फॉर्म भी अवेलेबल है, और हर किस्म की मल्टीविटामिन जो कि हम लेते हैं तो उसमें ये B12 मौजूद होता है, कोबालामिन मौजूद होता है। लॉन्ग टर्म जो है इसकी जो है वो सोर्सेज लेते रहने चाहिए, स्पेशली परनीशियस अनीमिया और एट्रोफिक अनीमिया वगैरह में, तो लाइफ टाइम जो है इंजेक्शंस लगते रहते हैं। हमने B12 का टॉपिक सम अप किया है। सोर्सेज जो हैं वो आपको पता ही हैं, हार्पर और लिपनकॉट हैं।